गुड इवनिंग बेटा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। अब टॉपिक तो नया नहीं है वैसे, पहले क्वेश्चन बसा हुआ है, इस क्वेश्चन को समझे पहले अच्छे से एक बार। जो पिछला जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आपको दो बताए थे मैंने, उन्हीं के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है पहले, उसके बाद करते हैं नया टॉपिक स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला कि साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एज ही अप्रोचेस ए सर्कुलर टर्न। जैसे वो सर्कुलर टर्न एक मोड़ आता है, यानी मोड़ के पास पहुंचता है वो, he applies brakes which reduces his speed। वो ब्रेक लगाए जिससे उसकी स्पीड क्या हुई, रिड्यूस हुई, कम हो गया अपने यहाँ। his speed at a constant rate of 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। उसकी स्पीड इस रेट से कम हुई। तो पहले समझे कि ये चीज क्या है, वो स्पीड कम हो रही है 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड में, यानी हर एक सेकेंड में इतनी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो हर एक सेकंड में जब इतनी स्पीड कम हो या बढ़े, उसको क्या बोलते हैं हम, घटने को बोलते हैं रिटार्डेशन, और बढ़ने को बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0.5 मीटर पर सेकंड क्या है, रिटार्डेशन। दैट इज ए रिटार्डेशन, नॉट ए स्पीड। ये स्पीड होती है तो ये है बस स्पीड, लेकिन उसने बोला कि एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड। ये कह सकते हो इन एवरी सेकंड, हर एक सेकंड में इतनी स्पीड लगातार कम होती चलेगी। इसका मतलब ये क्या, उसका पर सेकंड में स्पीड कम होना या बढ़ना। तो पर सेकंड में स्पीड यानी v by t क्या कहलाता है बेटा, एक्सेलरेशन। तो या तो स्पीड बढ़ रही है तो वो एक्सेलरेशन है, और घट रही है तो रिटार्डेशन है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ हिज नेट एक्सेलरेशन ऑन द सर्कुलर टर्न। क्योंकि हमने दो एक्सेलरेशन पढ़े हैं, टेंजेंशियल एंड द सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे दोनों देखें, पहले कंडीशन पढ़ें कि दोनों है या नहीं है। यहाँ पे दोनों है तो दोनों का नेट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट आपको मैं पहले भी करवा चुका हूं। तो देखो भाई, मान लो कोई भी एक बाइक या जो साइकिल है वो टर्न होती हुई, ये सर्कुलर टर्न है, ठीक है। तो जैसे वो टर्न में आई, मान लो यहाँ है वो, ये उसका रेडियस में लगा दो, ये उसका सेंटर हो गया, मान लो सेंटर, ठीक है, रोड का सेंटर। साइकिल यहाँ आ गई, बाइक राइडिंग है, साइकिलिस्ट है, यहाँ पहुंच गई। इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो स्पीड उसने क्या लगाया, ब्रेक लगाया। तो स्पीड की डायरेक्शन तो हमेशा कहाँ रहेगी, स्पीड की डायरेक्शन तो हमेशा होती है उसके टेंजेंट। तो ये होगी उसकी स्पीड, ठीक है भाई। अब एक्सेलरेशन जो होगा, ये कौन सी स्पीड है, क्या कहलाती है, टेंजेंशियल। तो जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो होगा वो भी क्या होगा, टेंजेंशियल। जो टेंजेंट के अलॉन्ग वो टेंजेंशियल है, और सेंटर के अलॉन्ग वो सेंट्रीपिटल है। इधर कौन सा आ जाएगा, सेंट्रीपिटल। अब स्पीड घटे और बढ़े, अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, पता है आपको। अगर स्पीड ना बढ़े और ना घटे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होती है। लेकिन उसने साफ साफ बोला है कि स्पीड घट रही है, तो घट रही है तो एक्सेलरेशन कौन सा, टेंजेंशियल भी होगा। और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है अगर वो क्या, और स्पीड बढ़े, और अपोजिट होता है अगर वो घटे। तो यहाँ पे वो स्पीड घट रही है तो इसका अपोजिट इधर ये आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एक एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड सेंटर, एक एक्सेलरेशन होगा नीचे। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे पैरेललोग्राम से। तो भाई इसके पैरेलल यहाँ लाइन खींच दो नीचे, और इससे पैरेलल यहाँ इसकी लाइन खींच दो इधर इस साइड में। इन दोनों का डायगोनल उसका रिजल्टेंट दिखाएगा। ये आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू ए। इसका आइदर इसके साथ या किसी के साथ एक एंगल मान लेना, वो उसकी डायरेक्शन कहलाएगी, दिस इज इक्वल टू थीटा। अब बात सबसे पहले क्या है, सबसे पहले AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, वो हम बताएंगे पहले। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू AC, जो क्या होती है, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। r क्या उसकी रेडियस। तो v स्क्वायर बाई r सर्कुलर टर्न में किस स्पीड से वो चल रहा था, घूम रहा था, 18 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो AC सबसे पहले काम कर लें, इस स्पीड को 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें।
ठीक है, तो पहले उसकी बात करते हैं। तो स्पीड है v वो है 18 किलोमीटर पर आवर। हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 5/18 से। ये तो पता हो सभी को, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 5/18 कर दो। कितना आ गया 5। दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसकी रेडियस इसने क्या बताई, इसकी रेडियस भी तो होगी इसकी, नहीं है क्या कुछ, देख क्यों रेडियस में बेटा, तो रेडियस होती बेटा इसकी 25√2 वो मैंने लिखी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। रेडियस इसकी रोड की है 25√2 मीटर, ये रेडियस है, ये रेडियस है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा, दिस इज इक्वल टू बी की वैल्यू पुट कर दो, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 डिवाइड बाई आर क्या है बेटा 25√2, 25 से 25 कैंसिल, क्या बचा, दिस इज इक्वल टू 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया वो इतना आ गया। अब बचा कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये रहा, रेट एक्सेलरेशन होता है हमेशा, तो यहाँ पे हमेशा क्या आ गया, ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, at इज इक्वल टू 0.5। ये रिटार्डेशन है तो आप इसको माइनस भी लिख सकते हो, 0.5 मीटर पर 2 बार सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड एंड एवरी सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो 80 ये आ गया, AC ये हो गया, 80 ये हो गया, हमारे पास दोनों हो गए। अब बची बात क्या, रिजल्टेंट A को पैरेललोग्राम से निकालोगे, नेट एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे आप, दिस इज A इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर और रूट, ये होता है, करवा रखा मैंने आपको, दोनों की वैल्यू पुट कर दें। AC इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस AT इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 0.5 का क्या हो जाएगा 0.25 स्क्वायर, नहीं 0.25, ये आप कह सकते हो 25/100, भाई 5/10 आएगा ना, स्क्वायर करोगे 25/100 और ऊपर क्या आ जाएगा 100, यानी ये क्या आ गया 1/4। इसका एलसीएम ले लो और सोल्व कर दो, अंडर मान लो 4 एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 1, कितना बनेगा √3/4, तो √3 और 4 बार आएगा तो क्या बचेगा 2। तो यहाँ से नेट जो एक्सेलरेशन होगा वो बचेगा √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो क्या बन गया हमारा, दिस इज नेट एक्सेलरेशन। लेकिन साथ साथ उसने क्या पूछा था, मैग्नीट्यूड तो हो गया √3/2, साथ साथ उसने उसकी डायरेक्शन भी तो पूछी थी। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एंगल, कितना एंगल बढ़ेगा 80 के साथ A का या फिर AC के साथ A का एंगल, आप ये भी मान सकते हो थीटा, जो आपका मन करे मान सकते हो आप। तो आपको एक थीटा काउंट करना है, थीटा आपको निकालना है यहाँ से। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद करेंगे थीटा, डायरेक्शन क्या होगा उसकी। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो भाई इसकी डायरेक्शन निकालें। डायरेक्शन के लिए निकालते हैं tan थीटा, एंड डायरेक्शन हो जाएगा tan थीटा, और tan क्या होता है बेटा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर एंड डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, AC के, और बेस किसके इक्वल है, AT के, AC डिवाइड बाय AT। अगर उल्टा अगर मैं ये लेता, अगर बाई चांस मैं थीटा की बजाय मैं इसको बोल दूं अल्फा, तो अल्फा कौन सा है, ये है, तो अल्फा tan अल्फा कितना होता, अगर मैं यहां से tan अल्फा निकालता तो वो कितना आता, दिस इज एंगल के सामने ये क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है AT के, और बेस क्या होता है AC, तो ये आ जाता है 80/AC। ठीक है, तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू AC कितना है, AC हमारे पास है 1/√2। ठीक है, AT कितना आएगा
80 हमारे पास, ये तो प्लस माइनस एक ही बात है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आपको लेना है, तो ये कितना है बेटा, ये 0.5 यानी 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये आएगा 2/√2, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 2/√2 को क्या कर सकते हो, मैं इसको रूट के अंदर ले जाऊं 2 को, तो ये 4 बन जाएगा, 2 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4, और नीचे कितना है 2, कितना आ गया 2। तो हमारे पास यहाँ पे tan थीटा कितना आया, √2, हमें क्या निकालना है, थीटा, तो थीटा आ गया टेंजेंट इनवर्स √2। उसको निकाल सकते हो उल्टा कर, अगर आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हैं अलग, आप 80 को इससे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, वो tan अल्फा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था जो एक बचा हुआ था, जिसमें दोनों एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। फिर बताता हूं, अगर यहाँ पे उसने ये कहा होता कि कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा होता, कांस्टेंट स्पीड मींस अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो ये 80 नहीं आता, ओनली AC होता, रिजल्टेंट भी ऐसे ही होता, 80 0 हो गया तो AC बच गया, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। तो कंप्लीट आपको मैं बताया था टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, जो बेसिक पार्ट था उनके ऊपर बताइए, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक पे, इसको कहते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसपे से सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफर्म आता है इसके ऊपर। अब तो जो कराया मैंने, इसमें से आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप 1-1 नंबर के क्वेश्चन से बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन करवाऊंगा, टॉपिक कराऊंगा मैं, उसपे से एक सब्जेक्टिव टाइप का 3 या 5 नंबर का टॉपिक बनता है, ठीक है, और प्लस न्यूमेरिकल आते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके अंदर हम उसके कारण क्या, रीजन क्या, वो भी देखेंगे। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स का होता है मोशन एक तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है कि वो सर्कुलर घूम रही है, क्योंकि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं, सेंटर की तरफ। किसी बॉडी को सर्कुलर घुमाना हो तो उसको हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, सेंटर की तरफ खींच रहे हैं, इसका मतलब वहां उस कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल उसको सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले इसमें आप एक फोर्स पढ़ोगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए, सर्कुलर मोशन में उसको रोटेट करवाने के लिए। उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ए फोर्स which act always towards the center and which tends to rotate the body in circular motion. इन सर्कुलर मोशन। और ये फोर्स कैसे लगेगा कि अगर मान लो कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहे हैं, ध्यान समझने एक बार उसको उतारने से पहले से बार, मान लो कोई भी पार्टिकल ना ऐसे चल रहा था, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ये सर्कुलर घूमना चाहिए। अब ये सर्कुलर कब घूमता रहेगा, कब घूमेगा, हमेशा। अब इसका मोशन सर्कुलर में ही रहे, इसके लिए कंडीशन क्या हो कि इसके ना जो उसका पाथ था ना, पाथ, उस पाथ के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दो। अगर उसको ऐसे मोड करना है, ऐसे उसको सर्कुलर घुमाना था, तो फोर्स को इधर लगा दो, इसके परपेंडिकुलर इधर लगाओ, तो इधर लगाओगे तो इधर मुड़ जाएगा। फिर उसका कंटिन्यू, मैंने कहा कंटिन्यू, अगर इधर जा रहा है तो उसको इधर घुमा दो, फिर नीचे मुड़ जाएगा, फिर नीचे जा रहा है तो उसको इधर मोड़ दो, इधर मुड़ जाएगा। अब उसको अगर कंटिन्यू लगता जाएगा तो उसका पाथ कैसा बनता जाएगा, सर्कुलर, ना कि स्क्वायर में। यानी हर बार किसी भी पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते चले जाओ तो ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर होता जाएगा ना। परपेंडिकुलर फोर्स लगाते जाओगे तो हमेशा उसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। और जैसे आप इसके ऊपर से फोर्स हटाओगे ना, जैसे मैंने यहां से हटाया इसका फोर्स, तो इधर की इधर गिर जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में।
अगर वो यहाँ पे जाके टूटेगा, कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा। जब तक फोर्स लगेगा तब तक सर्कुलर मोशन में है, और जैसे ही फोर्स हटा उसका पाथ फिर से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये तो होता था न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का जो टॉपिक था वो, कि जब तक किसी पार्टिकल में फोर्स है हम उसको कैसे भी घुमा सकते हैं, कैसे भी ले जा सकते हैं, फोर्स हटाओ पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इसको सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और हमेशा किधर लगेगा, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर, एंड व्हिच टेंड्स टू रोटेट द बॉडी इन सर्कुलर मोशन। वो कोशिश करती है बॉडी हमेशा सर्कुलर मोशन में घूमते रहे। तो उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। दिस इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं, that is equal to m into AC. m means mass of the body, AC is the centripetal acceleration, और centripetal acceleration क्या था बेटा, m, this is equal to v square by r. r is the radius of the circular turn. तो this is centripetal force. इस जैसा ही एक नाम और भी होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर किसी ने 9th क्लास का थोड़ा बहुत याद है, ये टॉपिक में कुछ भी नया नहीं बता रहा, वही 9th क्लास का टॉपिक आपको बता रहा हूं मैं। सेंट्रीपिटल एंड द सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। जहां सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, टेंड्स टू रोटेट द बॉडी इन द सर्कुलर मोशन, ये कोशिश करता है बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमे, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा कि सर्कुलर मोशन से घूम रही थी वो उसे उसको अवे ले जाए। मींस इसके अगर बात करें सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो मैं दिखा पाता हूं आपको, मैं अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा था तो फोर्स उसको इधर लगाया उसने, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर यहाँ है तो उसका फोर्स नीचे की साइड लगाया, अगर वो यहाँ है तो उसने फोर्स अंदर की साइड लगाया, अगर वो नीचे जा रहा था इधर तो उसने फोर्स ऊपर की साइड लगाया। ये सभी के सभी फोर्स कौन से हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसके कारण वो पार्टिकल लगातार सर्कुलर मोशन में घूमता चला गया। क्लियर। लेकिन अगर उसको वापस सर्कुलर मोशन से अवे ले जाना है तो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये अपने आप क्रिएट होता है, इसको करना पड़ता है, ये अपने आप होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। आप किसी भी गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो या बाइक पे बैठे हो, ठीक है, हम एक गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे हम टर्न आया, मोड़ आया, तो हमारे हैंडल ने हमने पकड़ के हैंडल घुमा दिया, मोड़ किया तो गाड़ी मुड़ गई। किसने टर्न किया, गाड़ी ने टर्न किया। किसके कारण टर्न किया, हमने फोर्स लगाया हैंडल पे, तो उस गाड़ी में टॉर्क इफेक्ट हुआ, वो टर्निंग इफेक्ट हुआ, वो घूम गई, हमने उसको फोर्स दिया इसलिए वो टर्न कर गई। लेकिन जो ड्राइवर है उसने उसको टर्न किया, लेकिन जो बाकी बैठे हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, आप खुद देखें, सोचे ध्यान से। जो और बाकी बैठे होते हैं उनको क्या कोशिश होती है, क्या उसके अंदर अपने आप एक एबिलिटी आती है कि गाड़ी अगर ऐसे घूम रही है तो उनके अंदर एबिलिटी आती है इससे अवे गिरने की। यानी इधर सेंटर है रोड का, हम सेंटर से दूर गिर जाते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं, गिरेंगे नहीं तो झुक जाएंगे। ज्यादा बड़ा टर्न हुआ और तेजी से टर्न कर लिया तो हम गिर भी जाएंगे साइड में। तो इसका मतलब हमारा जो मोशन हुआ, हमारे ऊपर जो फोर्स लगा वो सेंटर की तरफ ना लगा, हमारे ऊपर जो फोर्स लगा वो सेंटर से अवे लगा। तो हमें क्या किया जा रहा है, हमें सेंटर से दूर धकेला जा रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो वो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो हमें धकेल रहा है सेंटर की तरफ ले जाने की बजाय सेंटर से अवे, वो जो फोर्स होता है ना, वो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है। एंड गाड़ी के ऊपर जो फोर्स लगा ना, जिसके कारण गाड़ी सर्कुलर मोशन, वो कार रोटेट कर गई, वो होता है सेंट्रीपिटल। तो इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण उसमें अपने आप एक फोर्स क्रिएट हुआ अदर बॉडीज के ऊपर, कार को छोड़ के। कार के ऊपर कौन सा हुआ, सेंट्रीपिटल। कार को छोड़ के जो सवार उसके अंदर बैठी है उनके ऊपर कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगल। और उसके कारण वो बॉडी कहां गिरेंगी, अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी आप ये कह सकते हो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है ना, वो हमेशा सेंटर से अवे होता है। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल, CF कर देता हूं मैं, FCF, सेंट्रीफ्यूगल। तो इसके कारण क्या होगा, बॉडी सेंटर से दूर जाएगी।
तो ये रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन को हटाने के लिए। क्लियर सी बात ये है, ठीक है। अब इसके सीधा से कह सकते हो ए फोर्स which act away from the center, away from center, called centrifugal force। तो आप उसका आंसर देंगे, आपसे तो पूछे भी हम दूर क्यों गिर रहे हैं, सेंटर से अवे क्यों जा रहे हैं, तो उसके पीछे आप कहोगे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर ना कि सेंट्रीपिटल, बार बार बोल रहा हूं बातें। सर्कुलर मोशन में रोटेट के लिए सेंट्रीपिटल और सर्कुलर मोशन से दूर हटने के लिए सेंट्रीफ्यूगल, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इसका भी यही आएगा सेम मैग्नीट्यूड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड यही आएगा दोनों का, ठीक है। तो उसको नोट करें पहले सबसे आगे कि सेंट्रीपिटल क्या है और सेंट्रीफ्यूगल क्या है, दोनों के दोनों फॉर्म याद करें, ठीक है। अब बात धीरे धीरे करते हैं, भाई सेंट्रीपिटल फोर्स आते कहां से, ठीक है, हमने टर्न किया, घूम गया, वो आ गया। अब इसके पीछे और फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं वो देखें, नोट कर लिया इसको आपने। अब जैसे सोचने की बात है, हमारे गाड़ी का हैंडल तो हमारे पास है, हम घुमाए वैसे घूम जाएगी, जहां चाहे वहां ले जाएंगे। लेकिन ये बताएं, अर्थ भी तो सर्कुलर मोशन में घूम रही है, बोलो, अर्थ भी तो सर्कुलर मोशन में घूम रही है। अर्थ को कौन सा हैंडल पकड़ रखा है, अर्थ को किसने पकड़ रखा है कि वो चारों तरफ घूम रही है सर्कुलर मोशन में, किसके, सन के। दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का और सन का, उन दोनों का आपस में जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके कारण अर्थ उसके लगातार एक ऑर्बिट में घूमती रहती है, पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट में। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको जो हैंडल नहीं पकड़ा किसी ने, लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको पूछे कोई भी आंसर, कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ बेटा अर्थ को जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो कहां से मिलता है, मींस अर्थ को सेंटर में यानी कि सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको बताया जाएगा। तो आप क्या कहोगे, भाई अर्थ को जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, मींस सर्कुलर मोशन में जो रोटेट करवाया जाता है, ये अपने आप होती है, वो किसके कारण होती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये बात होगी अर्थ की। दूसरी बात, अब अगर मान लो गाड़ी में बैठे हैं हम, अब गाड़ी का जो रोड है उस रोड पे फ्रिक्शन ही ना हो, मान लो बात, उस रोड पे फ्रिक्शन ही ना हो बिल्कुल भी, तो क्या आप टर्न करना चाहेंगे तो आप टर्न कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे टर्न, है ना। तो बाइक तो है, हम बाइक तो झुका के भी कर सकते हैं, हम झुका के भी निकाल सकते हैं, लेकिन गाड़ी तो झुक भी नहीं सकती। अब रजनीकांत तो सारे है नहीं कि दो टायर पे खड़ा करके निकाल देंगे सीधा, है ना, सारे रजनीकांत तो नहीं है, तो फिर भी टर्न तो करवाना है। तो गाड़ी के लिए हमारे पास जितना ज्यादा फ्रिक्शन होता है, आगे टॉपिक आएगा, जितना ज्यादा रोड पे फ्रिक्शन होगा ना, उतना आसानी से गाड़ी टर्न कर सकती है, उतनी तेजी से हम गाड़ी को टर्न करवा सकते हैं। अब स्पीड तेज रख लो, आसानी से टर्न कर जाओगे। लेकिन अगर वो रोड स्मूथ हुआ तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें कम स्पीड से टर्न कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं बारी बारी से, हम दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल, या कार कह सकते हो, विद विच it can turn safely on a circular horizontal road। कई बार किसी रोड का किनारा उठा होता है, उसको बोलते हैं बैंकिंग, लेकिन बिल्कुल लेवल है यहाँ पे। तो हमें क्या फाइंड करनी है कि किसी भी कार को कितनी स्पीड में हम मोड़े
कि वो आसानी से मोड़ काट के निकल जाए। उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी रखें, क्योंकि रोड से वहां पे स्किड नहीं करना। देखो सेफली लिखा पहले मैंने यहाँ पे कि रोड से सेफली टर्न करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो रोड से स्किड नहीं करनी चाहिए। अब कोई टर्न तो करेगा, ऐसे गिरे से पड़े से मरे से कुछ भी हो, टर्न करे, सेफली टर्न करे, कंडीशन पहले ये है। ठीक है, तो देखो बेटा, तो यहाँ पे ये तो हो गया सर्कुलर टर्न। रोड है बिल्कुल लेवल। ठीक है, एक सेकंड बेटा, देखो बेटा, तो हमें क्या करना है कि अब जो रोड है ना, ये रोड किसी भी सर्कुलर टर्न के ऊपर वैसे तो थोड़ा सा बैंक होता है, लेकिन अगर मान लो ना हो बैंकिंग, बिल्कुल किनारा उठाना हो, तो उसको कार को टर्न करवाने के लिए हमारे पास, यानी हम उस कार को मैक्सिमम स्पीड कितनी दे सकते हैं, हमें वो निकालनी है। ठीक है ना, तो फिर कैसे फाइंड करो, देखो करो भाई। सबसे पहले आप इसमें नेट फोर्स बनाओ, कौन कौन से फोर्स इसमें एक्ट करेंगे। तो ये हो गया कार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हो गया इसका वेट, वेट हो जाएगा mg। कार के ऊपर इसका जस्ट नॉर्मल हो गया ये, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, चलो उसके बाद और कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। अब इस कार को टर्न करवाने के लिए, ऐसे टर्न करवाने या ऐसे टर्न करवाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स तो है ही। तो इस कार को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा कहां से, कहां से मिलेगा, वो जो टर्न कर लो, आप घुमा रहे हो, हैंडल घुमा रहे हो वहां से। अरे रोड पे फ्रिक्शन, अगर रोड पे फ्रिक्शन ही नहीं होगा ना, तो आपसे कितना घुमाते चले जाओ, वो स्ट्रेट चलती जाएगी, वो टर्न नहीं कर पाएगी। तो इस कार को टर्न करवाने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो मिलता है फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। ठीक है, तो नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे जो मिलता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स या आप उल्टा लिखो उसको, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रोवाइड, फ्रिक्शन फोर्स between tires of road, tires of car and road provides a necessary centripetal force, centripetal force due to which it can turn। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलता है उसकी डायरेक्शन कहां होती है, टुवर्ड सेंटर, तो सेंटर इधर होगा। अब इस रोड का सेंटर हमारे पास कहीं भी हो सकता है, मे बी मान लीजिए इसका सेंटर है सी, तो ये उसकी हो जाएगी रेडियस, रोड की रेडियस क्या हो जाएगी आर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहां होती है, टुवर्ड सेंटर, तो उस फोर्स की डायरेक्शन भी कहां होगी, टुवर्ड सेंटर, और फ्रिक्शन भी कहां लगेगा, इधर। तो यही हो गया फ्रिक्शन, और इधर क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज इक्वल टू Fc। ये फ्रिक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ सकती है, मतलब फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, या इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कभी भी ये फ्रिक्शन फोर्स इससे कम हो गया तो घूमेगी नहीं, वो स्किड कर जाएगा गाड़ी। तो कंडीशन यहाँ पे क्या होगी कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, वो हमेशा कम से कम या तो इसके इक्वल हो या इससे ज्यादा हो। तो यहाँ पे कंडीशन ये बनेगी हियर, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू F इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है म्यू इंटू एन, बोले नहीं होगा विकास से फ्रिक्शन में वो क्या होता है, म्यू इंटू एन, एंड दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन, दोनों हो गए। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा उसका बेटा, एम वी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय रेडियस क्या है रोड की आर।
ठीक है। और n यहाँ पे किसके इक्वल होगा, अब कार ऊपर तो नहीं उठेगी ना नीचे रोड में धसेगी, यानी n यहाँ पे किसके इक्वल है, mg के। n को रख दो mg, तो ये आ गया म्यू mg ग्रेटर देन इक्वल टू दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। m से m हो गया कैंसिल। आपको निकालनी है स्पीड, तो यहां से स्पीड क्या आएगी, यानी कि v स्क्वायर लेस देन है ना, लेस देन इक्वल टू r इधर जाएगा तो म्यू जी r, v स्क्वायर कम है लेस है, तो v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू जी r एंड v इज लेस देन इक्वल टू रूट ओ म्यू जी r। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, g इज ग्रेविटी एंड r इज रेडियस। तो आपको देखो सामने, आपके सामने आंसर आ गया है क्या, जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, मतलब इस रोड पे जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना रफनेस ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा स्पीड से आप उसको रोटेट करवा सकते हैं। ग्रेविटी आप चेंज नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। रोड बढ़ गया तो आप उसको टर्न को छोटा बड़ा नहीं कर सकते ना। अब रोड अगर क्या होगा, अब सीधी बात है, सिंपल सी बात है, आप खुद भी सोच सकते हैं, जितना बड़ा टर्न होगा आप उतनी तेजी से गाड़ी को, बाइक को टर्न करवा सकते हैं। छोटा टर्न होगा तो उसको स्पीड कम करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो रेडियस कम होगा तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, रेडियस ज्यादा होगा तो स्पीड बढ़ा सकते हो। तो कोई भी गिवन रोड है तो आर तो कांस्टेंट ही हो गया ना, आर तो चेंज हो ही नहीं सकता, जी भी चेंज नहीं हो सकता। तो सीधा सा स्पीड जो डिपेंड करेगी वो म्यू पे डिपेंड करेगी, रूट म्यू पे। जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, मतलब जितना ज्यादा रफ रोड होगा, आप उसको इतना ज्यादा स्पीड से टर्न कर सकते हैं। स्मूथ होगा आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो ये है मैक्सिमम स्पीड, ये आपके पास म्यू जी आर दे रखा हो तो आप इसकी स्पीड को काउंट निकाल सकते हैं, निकाल उसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन तो यहां तक हो गया। एक छोटी सी कंडीशन और आती है, वो बताता हूं आपको मैं यहां पे, आप इसको नोट करें पहले एक बार, ठीक है। तो देखो एक छोटी सी कंडीशन है, उसको ध्यान से समझना एक बार आप। एक होती है कंडीशन फॉर ओवरटर्निंग, या टू अवॉइड फ्रॉम ओवरटर्निंग, मतलब पलटने से बचने के लिए, गाड़ी पलटे नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, एक टॉर्क का छोटा सा टॉपिक आएगा, घूमे, आसानी से घूम जाए। अगर आप ध्यान से देखो, कई बार टर्न कर रहे हैं, अगर गाड़ी को बहुत ज्यादा घुमा देते हैं ना, तेजी चल रही है और उसको तेजी से हम हैंडल घुमा देते हैं तो गाड़ी पलट जाती है, ठीक है। तो गाड़ी पलटनी नहीं चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, आपने देखा होगा, जितना ज्यादा ऊंची गाड़ी होती है उसके पलटने के चांस उतने ज्यादा होते हैं। जितनी ज्यादा चौड़ी गाड़ी होती है, ऊंची कम हो और चौड़ी ज्यादा हो, वाइड ज्यादा हो, तो उसके पलटने के चांस कम होते हैं ना। क्या इफेक्ट है, क्या है, देखो सामने आपके। हम ये कहें कि ये हमारे पास ये होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर रोड तक की हाइट, दिस इज h। ये हमें साइड काउंट होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, या सेंटर से, और ये होगी सेंटर से लेकर हाफ विड्थ, दिस इज इक्वल टू x। सेंटर से लेकर एक टायर तक का टर्निंग इफेक्ट, टोटल x 2x होता है। वैसे तो हमने 2x डिस्टेंस मान ली, टोटल दो टायर जो हमारे पास है कार के, ये जो विड्थ है वो विड्थ ऑफ कार होगी 2x। तो ओवर टर्निंग इफेक्ट से बचने के लिए हमारे पास टॉर्क जो होता है ना, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इतने याद रखो 8%। तो टॉर्क आएगा तो वो एक्सप्लेन करेंगे। वो टॉर्क दो इक्वल हो, टॉर्क हो दोनों का, दोनों कौन कौन से दोनों टॉर्क इक्वल हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वो दोनों टॉर्क अगर इक्वल और अपोजिट होंगी तो कभी भी गाड़ी नहीं पलटेगी। अब कौन कौन से दोनों, आप इसको नोट कर दिया होगा, इसको मिटा लो पहले। तो हॉरिजॉन्टल टॉर्क क्या देखो आप बार, यहां पे जो फोर्स है, ये फोर्स है ये वाला F, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कौन सी है, h। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे mg के पैरेलल है h, लेकिन F के परपेंडिकुलर चाहिए, तो F के परपेंडिकुलर कौन सी है डिस्टेंस है, h है।
तो F परपेंडिकुलर टू H, ठीक हो गया, इफ F इंटू H इज इक्वल टू, यानी कि एक टॉर्क हो गया F इंटू H वाला, और एक टॉर्क कौन सा हो गया हमारे पास mg, और mg का परपेंडिकुलर यानी mg इंटू x, यानी दो टॉर्क, एक टॉर्क F का यानी ये F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक टॉर्क कौन सा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है x, तो F इंटू x और mg इंटू x। अगर ये कंडीशन होगी तो गाड़ी कभी टर्न नहीं करता, कभी भी ओवर टर्निंग नहीं होगी, पलटेगी नहीं कभी भी कंडीशन। तो यहाँ कोई भी कंडीशन आप फाइंड कर सकते हो। हम इसकी वैल्यू F की वैल्यू क्या थी mv स्क्वायर बाई आर कम से कम, इंटू हो गया h इक्वल टू हो गया mgx, m से m कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ उसकी स्पीड कितनी आएगी देखो ध्यान से, v स्क्वायर इज इक्वल टू r इधर गई तो g r x और डिवाइड बाई h बढ़ेगा। और इसको सोल्व करोगे थोड़ा सा तो आपके सामने ये आ जाएगी भाई v इक्वल टू g r x एंड डिवाइड बाई h। अगर आपको बिल्कुल सेफली टर्न करना है, गाड़ी बिल्कुल नहीं गिरे, बिल्कुल नहीं गिरे, उसके लिए ग्रेविटी चेंज नहीं कर सकते आप, रोड बना बनाया है, रेडी से नहीं कर सकते आप। गाड़ी की विड्थ देखो चाहिए, जितनी ज्यादा गाड़ी की विड्थ होगी, जितनी ज्यादा गाड़ी चौड़ी होगी, आप स्पीड को तेजी से, आप गाड़ी को तेजी से टर्न करवा सकते हो, पलटने के चांस कम होंगे। जितनी ज्यादा हाइट होगी, ये हाइट होगी, उसकी स्पीड कम रखनी पड़ेगी आपको। जितनी कम हाइट होगी स्पीड ज्यादा कर सकते हो आप। तो किसी भी गाड़ी की अगर आपको हाइट पता है, ग्रेविटी तो पता ही 9.8 होती है, आपको रोड की रेडियस अगर पता चल जाए कि रोड की रेडियस क्या है, और x यानी कि हमारा जो एक टायर है और यहाँ उसके सेंटर से डिस्टेंस अगर पता हो, तो हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी उस रोड पर से, वो जो सर्कुलर टर्न है ना, तो मैं कितनी तेजी से लेके जाऊं तो उसको आसानी से टर्न करवा सकूंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट नहीं माना है, फ्रिक्शन नहीं माना मैंने, समझ गया ना। यहाँ पे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लिया, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आता है तो क्या आएगा, फिर फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट आता है फिर ये आएगा। यहाँ अगर हम फ्रिक्शन नहीं मानेंगे, तो फ्रिक्शन कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उस गाड़ी को सेफली टर्न करवाना है, तो आपको ये फैक्टर ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो मैंने आज आपको करवाया है कि अगर कोई भी गाड़ी एक लेवल रोड के ऊपर टर्न करवानी हो, उसके सेफेस्ट स्पीड क्या होगी, सेफेस्ट स्पीड। तो सेफेस्ट स्पीड आप यहां तक भी निकाल के छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई आगे और क्वेश्चन पूछ ले, अवॉइड फ्रॉम द ओवर टर्निंग, तो किसी भी गाड़ी को ओवर टर्निंग इफेक्ट से बचाने के लिए आपसे कहेगा बताओ हाइट h है, रेडियस r है और उसकी x डिस्टेंस दे रखी है, तो उस टर्म में आपकी उसकी स्पीड बताओ, तो फिर आपको ये निकालना है, ठीक है। तो आप ये कर लेना। कल मैं आपको कराऊंगा बैंकिंग ऑफ रोड, कि बैंकिंग ऑफ रोड यानी कि अगर इस रोड को थोड़ा सा उठा दिया जाए और फिर टर्न करवाया जाए, तो तब ज्यादा स्पीड से हम टर्न कर सकते हैं कि ये ज्यादा स्पीड है टर्न करने के लिए, ठीक है। थैंक यू बेटा, ये कर लेना आप।